स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल अप्लाइड साइंस सॉल्यूशन पे। उम्मीद है आप सभी काफ़ी अच्छे होंगे। यह वीडियो खास उन सभी के लिए है जो आईआईटी, एनआईटी, सेंट्रल यूनिवर्सिटी या तमाम जगह पे जो है एजुकेशन इंस्टीट्यूट में जो कि फॉर्म फिल करते हैं और उसमें जो है कि पूछा जाता है एआईसीटी, यूजीसी, एनसीटी से जुड़े हुए इम्पोर्टेंट रेगुलेशंस के बारे में। साथ ही जो सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ पंजाब के फॉर्म फिल किए हैं उनके लिए भी यह टॉपिक काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा, क्योंकि यहाँ पे हमने लाए हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस और उससे रिलेटेड आंसर्स। ठीक है, जैसे कि सिलेबस में आप देखेंगे नोटिफिकेशन में दिया गया है, डिस्क्राइब द रिटन टेस्ट कंप्रोमाइजिंग सब्जेक्टिव टेस्ट रिलेटेड टू सेंट्रल यूनिवर्सिटी एक्ट, ऑर्डिनेंस गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, एआईसीटी, एनसीटी, यूनिवर्सिटी। ठीक है, हालांकि हमने सेंट्रल यूनिवर्सिटी एक्ट पे पहले भी वीडियो बना रखा है, प्लेलिस्ट में जाएंगे सेंट्रल यूनिवर्सिटी के नाम से है, उसमें आपको मिल जाएगा। ठीक, तो चलिए यहाँ बताते हैं कौन कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम आपको लिख के आए हैं, उस पर हम क्या क्या चर्चा करेंगे। ठीक, जैसे पार्ट ए हम अगर लेते हैं सेक्शन ए, मैंने अपने मन से बनाया हुआ पार्ट ए सेक्शन ए। तो व्हाट इज़ द की फीचर्स ऑफ सेंट्रल यूनिवर्सिटी, सेंट्रल यूनिवर्सिटी की क्या फीचर्स होते हैं और उसके इंपॉर्टेंस को आप जो एक्सप्लेन करिए। ठीक, सेकंड क्वेश्चन है आपका डिफाइन द स्ट्रक्चर इन द पावर ऑफ एग्जीक्यूटिव काउंसिल एज आउटलाइन इन द सेंट्रल यूनिवर्सिटी, डिस्कस द डिसीजन मेकिंग एंड गवर्नेंस। ओके, नेक्स्ट है आपका एक्सप्लेन द प्रोसेस ऑफ ऑर्डिनेंस फ्रेमिंग। ऑर्डिनेंस फ्रेमिंग को किस तरीके से बनाया जाता है, उस प्रोसेस को आप हाईलाइट कीजिए। ओके, नेक्स्ट है आपका डिफ्रेंशिएट करना स्टेट और ऑर्डिनेंस जो होते हैं, स्टेट एंड ऑर्डिनेंस एंड रेगुलेशंस, इन सब के बीच को डिफरेंस निकालना है, बताना है आपको एग्जाम्पल के साथ में, ये आपके यूनिवर्सिटी में जो दिया जाता है। ओके, नेक्स्ट है आपका एक्सप्लेन द प्रोसेस फॉर्मुलेटिंग स्टेटस इन द सेंटर यूनिवर्सिटी हु आर अथॉरिटी टू अप्रूव देम। ठीक, जो स्टेट्यू बनता है उसके जो है कि फॉर्मेशन अप्रूवल कौन देता है, उसके बारे में आपको बताता है। ठीक, नेक्स्ट है आपका डिस्क्राइब द प्रोसीजर ऑफ अमेंडिंग द एन ऑर्डिनेंस। ऑर्डिनेंस जो होता है उसको जो है कि अमेंड करने की क्या प्रोसीजर होती है। नेक्स्ट है आपका व्हाट आर द गाइडलाइन द ग्रांटिंग एफिलिएशन टू द कॉलेज अंडर सेंट्रल यूनिवर्सिटी। अगर सेंट्रल यूनिवर्सिटी में कोई इंजीनियरिंग कोई कॉलेज जो होता है अगर अफिलिएट होता है तो उसकी क्या गाइडलाइन है। ठीक, तो अप्रॉक्स हमारे हिसाब से लगभग 6-7 क्वेश्चन जो है आपको, अगर सेंट्रल यूनिवर्सिटी एक से क्वेश्चन आते हैं तो आप इतने क्वेश्चन को लगभग किए रहेंगे तो आप बेसिक आइडिया आपको हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट हम बताते हैं आपको यूजीसी, एआईसीटी और एनसीटी गाइडलाइन पे ये सभी क्वेश्चंस और क्वेश्चंस के आंसर आपको इसी पीडीएफ में प्रीव्यू में दिख जाएगा। उसके साथ में पीडीएफ अगर चाहिए तो आप हमारे एप्लीकेशन पे वहाँ पे जाके चेकआउट कर सकते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट है बताते हैं जैसे यूजीसी का डिस्कस द प्रोविजन ऑफ यूजीसी की क्या प्रोविजन है एंड द फोकस द मेंटेनिंग क्वालिटी ऑफ द हायर एजुकेशन। और जो हायर एजुकेशन की क्वालिटी को फोकस करता है उसके जो कि प्रोविजन के बारे में आपको बताना है। ओके, नेक्स्ट है आपका हाउ द यूजीसी गाइडलाइन इंश्योर द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ रेजोल्यूशन पॉलिसी इन द सेंट्रल यूनिवर्सिटी। यूजीसी किस तरीके से पॉलिसी बनाती है, उसका किस तरीके से इम्प्लीमेंट हो पाता है सेंट्रल यूनिवर्सिटी में, उसके बारे में आपको गाइडलाइन को बताना है, एक्सप्लेन करना है। ओके, नेक्स्ट है आपका आउटलाइन द एग्रीडेशन एंड अप्रूवल प्रोसेस मैंडेट बाय एआईसीटी और टेक्निकल इंस्टीट्यूट, हाउ डीज प्रोसेस कंट्रीब्यूट द मेंटेनिंग द एकेडमिक स्टैंडर्ड। ठीक है, यहाँ पे दिया गया है व्हाट इज एक्रेडिटेशन इंपॉर्टेंट, वाई एक्रेडिटेशन इज इंपॉर्टेंट। ठीक है, यहाँ पे टेक्निकल यूनिवर्सिटी जो रेगुलेटरी या सिटी के बारे में बताया गया है कि उसकी क्या स्टेप्स होते हैं एक्रेडिटेशन के और अप्रूवल के। ठीक, तो उसके बारे में पूरा बताना है। ओके, डिस्कस द सिटी इंश्योरिंग क्वालिटी ऑफ टेक्निकल एजुकेशन इंडिया। एआईसीटी के किस तरीके से रोल होता है जो टेक्निकल एजुकेशन को इंश्योर करता है, उसके बारे में आपको एक्सप्लेन करना है। ओके, नेक्स्ट है आपका एनसीटी जो आपका बीएड बीटीसी के रेगुलेटरी कोर्स है, उसके बारे में दिया गया है कि एनसीटी जो प्रिस्क्राइब उसके स्टैंडर्ड को टेक्निकल एजुकेशन क्वालिफिकेशन को जो प्रिस्क्राइब करती है उसके बारे में बताइए और एक्सप्लेन कीजिए प्रोसेस ऑफ द इंस्टीट्यूट ऑब्टेनिंग एनसीटी रिकॉग्निशन एंड सिग्निफिकेंस फॉर दिस रिकॉग्निशन। जो भी आपके बीएड बीटीसी के कॉलेज होते हैं वो सब एनसीटी से किस तरीके से मान्यता लेते हैं, उसकी क्या महत्व है, उसके बारे में आपको बताना है। ठीक है, नेक्स्ट है आपका मिनिमम एलिजिबिलिटी रिक्वायरमेंट सेटअप बाय एनसीटी फॉर एडमिशन। एनसीटी के द्वारा क्या अभी मिनिमम क्राइटेरिया है एडमिशन लेने की, बीएड बीटीसी अलग तरीके के जितने भी एकेडमिक कोर्स होते हैं टीचर बनने के, प्रोफेशनल कोर्स होते हैं टीचर बनने के, तो उसके क्या क्राइटेरिया, इन सब के बारे में आपको जानना है। ठीक, अगर इतनी चीज़ें जानेंगे तो आप बेसिक आइडिया आपको हो जाएगा जो आपका टॉपिक दिया गया है
एनसीटी या सीटी या यूजीसी को लेकर के इस सब का पूरा क्वेश्चन आंसर अभी आपको नीचे पीडीएफ में दिख जाएगी। मैं अभी आपको क्वेश्चंस दिखा रहा हूँ अभी, उसके बाद इसका आंसर्स भी आप हमारे एप्लीकेशन में चेकआउट कर सकते हैं, उसकी आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है यूनिवर्सिटी रेगुलेशन और रूल्स के बारे में। अब आगे यहाँ बताते हैं, एक्सप्लेन द इम्पोर्टेंस ऑफ यूजीसी रेगुलेशन फॉर मिनिमम स्टैंडर्ड फॉर टीचर इन द एजुकेशनल इंस्टीट्यूट। ठीक, टीचर एजुकेशन इंस्टीट्यूट में जो है आपके यूजीसी रेगुलेशन को किस तरीके से प्रभावित करता है, उसके इम्पोर्टेंस को आपको बताना है। ठीक है, इम्पोर्टेंस को बताना है। ठीक है, सेकंड है आउटलाइन द प्रोसेस ऑफ अपॉइंटिंग वाइस चांसलर इन द सेंट्रल यूनिवर्सिटी। सेंट्रल यूनिवर्सिटी में वाइस चांसलर को अपॉइंट करने का क्या प्रोसीजर होता है, उसके बारे में, और क्या उनकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होती है, उसको आपको एक प्रोसेस में लिखना है। ठीक है, हाईलाइट द प्रोसेस फॉर द अपॉइंटमेंट फॉर टीचिंग एंड नॉन टीचिंग स्टाफ इन सेंट्रल यूनिवर्सिटी एज पर यूजीसी गाइडलाइन एंड डिस्कस द रिजर्वेशन पॉलिसी इम्प्लीमेंटेशन इन दिस प्रोसेस। ठीक है, जैसा कि आप पंजाब यूनिवर्सिटी का फॉर्म फिल किए हैं, तो ऐसे ही नॉन टीचिंग पोस्ट का है, तो इसी तरीके से उसी क्वेश्चन बेस है, तो क्या प्रोसीजर होता है, उसकी किस तरीके से अपॉइंटमेंट होती है, उसके बारे में बताइए, और रिजर्वेशन पॉलिसी को कैसे इम्प्लीमेंट किया जाता है, उसके बारे में भी आपको बताना है। ठीक है, व्हाट आर द रेगुलेशन रिगार्डिंग अवार्ड ऑफ ऑनरी डिग्री इन द सेंट्रल यूनिवर्सिटी, डिस्कस द एकेडमिक एंड एक्सक्लूसिव काउंसिल इन दिस कॉन्टेक्स्ट। ठीक है, अगर जो आपको पीएचडी की डिग्री, जो ऑनरी डिग्री होती है, वो सेंट्रल यूनिवर्सिटी को दिया जाता है, तो उसका रोल क्या होता है, और उसके अंदर जो काउंसिल होती है, एकेडमिक एग्जीक्यूटिव काउंसिल होती है, उसका क्या रोल होता है, उसके बारे में आपको यहाँ पे डिस्कस करना है, बताना है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है एनालाइज द ग्रीवेंस रेजिडेंशियल मैकेनिज्म अवेलेबल फॉर स्टूडेंट इन द हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूट एज पर यूजीसी रेगुलेशन, डिस्कस द इम्पैक्ट ऑन द स्टूडेंट वेलफेयर। ठीक है, हर जगह कहीं भी काम होता है तो शिकायत होती ही शिकायत होती रहती है। उसी तरीके से अगर यूनिवर्सिटी में जो बच्चों की जो शिकायत होती है, उसको दूर करने के किस तरीके से मैकेनिज्म बनाया गया है, और यूजीसी का गाइडलाइन क्या है इस पे, और इससे छात्रों के वेलफेयर पे क्या प्रभाव पड़ता है, इसके बारे में भी आपको आंसर देना है। ठीक, इस तरीके से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन काफ़ी अच्छे अच्छे हैं। नेक्स्ट आपको क्वेश्चन का इलेबोरेट करना है, इलेबोरेट द रोल and responsibility of the internal quality assurance cell in university mandate by the UGC. How does it contribute the improving the quality performance improvement? ठीक है, यहाँ पे दिया गया है, एक IQAC सेल होती है, यूनिवर्सिटी में होती है, हर जगह पर होती है, और वो यूजीसी के द्वारा मैंडेट की गई है। तो वो उसके रोल और रिस्पॉन्सिबिलिटी को आप क्या कीजिए, उसको एक्सप्लेन कीजिए, और यह किस तरीके से इंस्टीट्यूट के परफॉर्मेंस को इम्प्रूव करने की सपोर्ट करती है, इसके बारे में आपको एक्सप्लेन करना है। नेक्स्ट है व्हाट इज़ द रोल ऑफ द एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट, एबीसी का क्या रोल है, टू फैसिलिटिंग द मल्टीपल एग्जिट सिस्टम इन द एनईपी जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी है, उसमें है कि जैसे आप ग्रेजुएशन 4 साल का है तो फर्स्ट ईयर करेंगे तो सर्टिफिकेट, सेकेंड ईयर करेंगे तो डिप्लोमा, थर्ड ईयर तो जनरल डिग्री, और फोर्थ ईयर करते हैं तो ऑनर डिग्री मिलती है। इस तरीके की जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी में सेटअप बताया गया है, उन सभी चीज़ों को अगर अच्छे समझते हैं तो हाउ डज इट इंश्योर द स्टूडेंट ट्रांजिशन स्टूडेंट इन इंस्टीट्यूट, इसके बारे में आपको पूरा एक्सप्लेन करना है। पूरे यहाँ पे आप चीज़ों को समझाने की कोशिश की है। तो चलिए इन सभी के क्वेश्चंस और आंसर्स के बारे में समझते हैं। जैसा कि ये आप PDF फर्स्ट से समझ रहे हैं, पूरा 20 क्वेश्चंस है, तो 20 क्वेश्चंस के जो आंसर है, फर्स्ट क्वेश्चन है, ओके, इसका आपको आंसर स्टेप टू स्टेप दिखेगा, आपको सीक्वेंस वाइज जितने भी टॉपिक पूछे गए हैं उस तरीके से आपको मिल जाएगा एकेडमिक के हिसाब से। ओके, नेक्स्ट अगर हम बात करें, इसे आप ज़्यादा से ज़्यादा दिए हैं आपको, लेकिन क्या करिए, आप इसको जब पढ़ेंगे तो इससे थोड़ा कम लिखेंगे, लेकिन प्रैक्टिस रहेगी तो आपको ज़्यादा जानकारी होगी। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन जिससे पूछा गया है एसयूजी काउंसिल के पावर के बारे में लिखे, इसके बारे में हमने यहाँ पे पूरे टॉपिक टू टॉपिक लिखा है, पावर डिसीजन, एकेडमिक, रोल ऑफ डिसीजन, इसको लिखिए। ओके, थर्ड क्वेश्चन है एक्सप्लेन द प्रोसेस ऑफ फ्रेमिंग सेंट्रल यूनिवर्सिटी, इसके बारे में क्वेश्चन के आंसर स्टेप टू स्टेप है, जिससे आप सही तरीके से पढ़ सकते हैं, समझ सकते हैं, कोई कन्फ्यूजन हो तो आप पूछ सकते हैं। ठीक, यहाँ पे जो कि डिफरेंशिएट बताए हैं डिफरेंट 3 चीज़ों के बारे में, स्टेटिव, ऑर्डिनेंस और रेगुलेटरी के बारे में, इसे आप अच्छे से देख लेंगे और पूरी चीज़ें आपको समझ में आएंगी। जैसे स्टेटरी क्या है, एक फंडामेंटल लॉ होता है, रूल होता है, गवर्निंग ऑर्गेनाइजेशन होता है। ओके, और नेक्स्ट अगर समझना चाहें जो कि स्कोप क्या है, इसको समझ सकते हैं। ऑर्डिनेंस क्या होता है, एक तरीके का सब्सिडरी होता है लीगल प्रोविजन का। ओके, और रेगुलेशंस आगे देखेंगे तो ये क्या होती है, गाइडलाइन होती है, एक रूल्स होता है जो ऑर्डिनेंस और स्टेटरी के अंदर होता है। ओके, तो इसका एक्सप्लेनेशन के साथ दिया गया है। इसी तरीके से क्वेश्चन नंबर 5 को आप देखेंगे तो जो फॉर्मेलिटी है स्टेटरी का,
स्टडी का, उसके बारे में यहाँ दिया गया किस तरीके से आप पहले इसको ड्राफ्टिंग करते हैं, रिव्यू करते हैं एग्जीक्यूटिव काउंसिल के द्वारा, फिर अप्रूव कराते हैं चांसलर के द्वारा, फिर उसकी नोटिफिकेशंस निकालते हैं, तब जाके जो है कि एक तरीके से फाइनलाइज होती है। ठीक, उसी तरीके से ऑर्डिनेंस को अमेंडमेंट करने के लिए क्या स्टेप्स हैं, क्या प्रोविज़न है, उसके बारे में स्टेप टू स्टेप समझाने की कोशिश की हैं। इसे भी आप अच्छे से देखेंगे, समझ में आएगा। ओके, नेक्स्ट है आपको जो कॉलेज होते हैं, ग्रांटिंग होते हैं, कॉलेज अफिलेटिंग कॉलेज होते हैं, जैसे सेंट्रल यूनिवर्सिटी के अंदर में कुछ कॉलेज अफिलेट होते हैं, अपने आप को मान्यता लेते हैं, उसका क्या स्टेप्स है, उसका सीक्वेंस क्या है, उसके बारे में यहाँ बताने की पूरी कोशिश की गई। ठीक है, इसी तरीके से सभी क्वेश्चंस के आंसर आपको जितने भी ऊपर हमने आपको बताए हैं, सभी क्वेश्चंस के आंसर आपको स्टेप टू स्टेप आपको यहाँ पे मिलेगा। तो देर ना करें, अच्छे से पढ़ें, लिखें और प्रैक्टिस करें, क्योंकि ऐसे क्वेश्चंस आने हैं, ऐसे क्वेश्चंस बनने हैं आपके। ओके, तो आगे बताते हैं, नेक्स्ट पूरा आपको दिखा देते हैं इस तरीके से। क्वेश्चन नंबर 9 है आपका, रिजर्वेशन पॉलिसी को इम्प्लीमेंट के लेकर के दिए हैं, इसके क्वेश्चन को लिखे हैं। कैटेगरी कितनी होती है, ओबीसी, एसटी, एससी, पीडब्ल्यूडी। ओके, इस तरीके से चीज़ें कितने परसेंटेज कैटेगराइज हैं। ओके, इस तरह के बारे में ईडब्ल्यूएस के बारे में लिखे हैं। रिजर्वेशन जो पॉलिसी है फैकल्टी और नॉन फैकल्टी दोनों में के लिए है। ठीक है, तो इस तरीके से आप फॉर्मेट लिखेंगे तो एक तरीके से होगा कि आपको एक बेसिक जानकारी आपको रिजर्वेशन के बारे में है। ओके, नेक्स्ट आपको क्वेश्चंस दिखाते हैं, अकाउंटेबिलिटी हो जाएगी। नेक्स्ट आपका जैसे आपका एआईसीटी के बारे में है, जो टेक्निकल एजुकेशन इंजीनियरिंग कॉलेज का रेगुलेटरी है, उसके बारे में है। उसके बारे में स्टैंडर्ड लिखा गया, प्रोसीजर लिखा गया, एलिजिबिलिटी चेक के बारे में दिया गया है, सिक्योरिटी एप्लीकेशन होता है किस तरीके से मान्यता में छटनी होती है एप्लीकेशन की, उसके बाद इंस्पेक्शन आती है एआईसीटी की, उसके बाद रिपोर्ट पेश होता है, फिर बाद में लास्ट में उसका अप्रूवल मिलता है। ठीक है, एग्रेडेशंस भी होती है, एनबीए वेबसाइट है, वहाँ पर भी जा करके इंजीनियरिंग कॉलेज की अच्छे से कौन कौन से कॉलेज एबीसी एबीए नाम से एनबीए नेशनल बोर्ड ऑफ एग्रेडेशन से एग्रेडेशन लिए हुए हैं, उस चीज़ के बारे में आपको यहाँ पे पता लगेगा। ठीक है, तो आप अच्छे से पढ़िए, इसको अच्छे से लिखिए, तो आपको अच्छे से समझ आएगा। ठीक, एआईसीटी के रोल के बारे में यहाँ बताया है। तो इस तरीके से कंप्लीट क्वेश्चंस और क्वेश्चंस के आंसर बताने की कोशिश की है। ओके, और जो है कि एकेडमिक गैप ब्रिज प्रमोशन इक्विटी दिया है। नेक्स्ट है आपका बीएड बीटीसी डीएलएड के जो रेगुलेटरी काउंसिल है उसके बारे में है, इसके बारे में दिया गया है। इसके क्वेश्चंस आंसर देखेंगे यहाँ पे, एप्लीकेशन स्टेटस, प्रोसीजर, सिंपल डॉक्यूमेंटेशन प्रोवाइडिंग, ये सारी की सारी चीज़ें आपको स्टेप टू स्टेप मिल जाएगा। ठीक, हालांकि इसकी ऑफिशियल वेबसाइट है, वहाँ से भी डॉक्यूमेंट को पढ़ सकते हैं, बट वहाँ पे आपको बहुत ज़्यादा पेजेज का मिलेगा, यहाँ पे आपको 1-2 पेज में उसका कंप्लीट आंसर समझ में आ जाए। ठीक है, अब क्या है, जो आपका एजुकेशनल एलिजिबिलिटी होता है उसके कोर्स को यहाँ पर बताया गया है कि क्या क्या मिनिमम क्राइटेरिया से बीएड के लिए क्या क्राइटेरिया होती है। ओके, नेक्स्ट आप आएंगे तो बीए बीएड बीएससी बीएड के लिए क्या क्राइटेरिया होती है, इसके बारे में आपको डीएलएड के बारे में क्या क्राइटेरिया होती है, तो ये भी यहाँ पे हम आपको बताने की कोशिश की है। मास्टर ऑफ एजुकेशन की क्राइटेरिया क्या होती है, ये कंप्लीट कोशिश की है ताकि आपको अच्छे से समझ में। एक डीपीएड होता है डिप्लोमा फिजिकल एजुकेशन, उसकी की क्या क्राइटेरिया होती है, वो कंप्लीट डिटेल आपको हम यहाँ पे देने की कोशिश की है। ठीक है, फिर एंट्रेंस एग्जाम होते हैं, सी टेट स्टेट का टेट होता है, उसके बारे में यहाँ पे कंप्लीट इन्फॉर्मेशन देने की कोशिश की है। ठीक है, तो इस तरह के क्वेश्चंस आपके और हैं, जैसे कि प्रोफेसर के तौर पे क्राइटेरिया का नेक्स्ट क्वेश्चन जो यहाँ पे है, नेक्स्ट क्वेश्चन है। ओके, तो इस तरीके से आपको जो टोटल 20 क्वेश्चन हैं, 20 क्वेश्चन के आंसर आपको आसानी से यहाँ पे मिल जाएंगे, पढ़ लेंगे। ओके, और जो है कि बाकी सारी चीज़ें एजुकेशनल है, सबका वेबसाइट है, सबका पीडीएफ है, बट एक होता है एक कंप्लीट आपका जो टेक्स्ट अवेलेबल होता है, उससे आपको आसानी होती है, समय की बचत होती है। ठीक, जैसे वाइस चांसलर का अपॉइंटमेंट का क्या स्टेप्स होते हैं या फिर दिया गया है, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के द्वारा क्या किया जाता है, नोटिफाई किया जाता है। ठीक है, यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पर तो बाद में होगी, लेकिन मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन पे, क्योंकि वो अथराइज है। ठीक है, फिर सर्चिंग सिलेक्शन कमेटी होती है, फिर उसको नॉमिनी किया जाता है प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के जो चेयरपर्सन। ठीक है, इस तरीके से इसका सीक्वेंस होता है, इसको अच्छे से पढ़ेंगे तो आपको अच्छे से समझ में आएगा। ओके, एज लिमिट सारी चीज़ें यहाँ पे बताई जाती हैं। ठीक, और उसके बाद यूजीसी की नॉन टीचिंग के बारे में है, टीचिंग नॉन टीचिंग अपॉइंटमेंट प्रोसेस के बारे में है, जिससे आपको भर्ती प्रक्रिया चलती है, उसके बारे में आप पढ़ेंगे तो आपको पूरा सीक्वेंस समझ में आएगा। ओके, तो ये चीज़ें हैं, तो पढ़िए अच्छे से, और एक बार आप पढ़ लेंगे तो जितने भी अदर आईआईटी एनआईटी तमाम चीज़ों का फॉर्म भरेंगे, उसमें भी अगर सिलेबस का रहेगा तो आपको अच्छे से पूरी चीज़ें एक बार में क्लियर हो जाएंगी। ये है पीएचडी डिग्री जो दी जाती है, उसके रेगुलेशन संबंधित क्या गाइडलाइन है, उसके बारे में
टाइप ऑफ पीएचडी डिग्री क्या होती है, इसे डिलीट है, डीएससी होती है, इंडिविजुअल होती है, अप्रूवल प्रोसेस क्या होता है, रोल ऑफ विजिटर्स क्या होता है, नॉमिनी क्राइटेरिया क्या होता है, सेरेमोनियल कन्फर्नल होता है, ये सारी चीज़ें आपकी होती हैं। ओके। तो क्या है, एनालाइज द ग्रीवेंस रिजोल्यूशन मैकेनिज्म के बारे में है कि यूनिवर्सिटी को किस तरीके को शिकायत को दूर करने की, किस तरीके से उसका सेल स्टेबलाइज करती है, कमेटी होती है, किस तरीके के कंप्लेंट्स होते हैं, ऑनलाइन कंप्लेन, ऑफलाइन टाइम बाउंड कंप्लेन, इन सारी चीज़ें आपको ट्रांसपेरेंसी पूरी चीज़ों के बारे में आपको सीक्वेंस मिल जाएगा। ओके, तो होप सारी चीज़ें आप समझ रहे होंगे। नेक्स्ट है आपका जैसे IQAC होती है, हर चीज़ की क्वालिटी इससे चेक की जाती है, उसी तरीके एजुकेशन की भी क्वालिटी सेल होती है, इंटरनल क्वालिटी एश्योर सेल, जिसमें बच्चे को किस तरीके की अच्छी क्वालिटी मिल एजुकेशन को, उसको लेकर इसमें पूरी रिपोर्ट लिखी जाती है। कई सेंट्रल यूनिवर्सिटी की वेबसाइटों जैसे इग्नू हो गया, उसकी वेबसाइट पर भी ये चीज़ें अवेलेबल रहती हैं कि आप एनुअली देख सकते हैं कि क्या क्या इंप्रूवमेंट हो रहा है, किस तरीके का फीडबैक है, आगे किस तरीके से बढ़ेगा। ठीक है, इसी हिसाब से उसकी रैंकिंग आती है। लास्ट क्वेश्चन है आपके मल्टीपल एंट्री मल्टीपल एग्जिट पे है, इसको भी देख लीजिए एक बार। व्हाट इज़ द रोल ऑफ इकोनॉमिक बैंक ऑफ क्रेडिट इन फैसिलिटिंग मल्टीपल एंट्री मल्टीपल एग्जिट NEP 202। ठीक है, इसके बारे में भी आप अच्छे से देखेंगे कि आप क्रेडिट ट्रांसफ़र क्या होता है, उसके बारे में RPL क्या होता है, रिकॉग्निशन प्रियर लर्निंग होता है, इसको समझ पाएंगे। फ्लेक्सिबिलिटी लर्निंग पथ क्या होता है वो चीज़ समझ पाएंगे। फर्स्ट ईयर के बाद सर्टिफिकेट, सेकंड ईयर के बाद डिप्लोमा कोर्स, थर्ड ईयर के बाद आपको डिग्री मिलती है, और बाद में भी आप करके हायर एजुकेशन ऑनर्स डिग्री ले सकते हैं। इसके बारे में इम्प्लीमेंटेशन होती है। ओके, तो ये काफ़ी अच्छी चीज़ है। BC ID भी बनती है, अगर हाल ही में कोई ग्रेजुएशन पास किया होगा तो आप आइडिया लगा सकते हैं उनसे। तो सारी चीज़ें हैं। तो जो हमारा जो पूरा PDF है वो हमारे एक एप्लीकेशन है अप्लाइड साइंस सॉल्यूशन, उससे आप डाउनलोड कर सकते हैं। जो अवेलेबल है आपका हमारा एप्लीकेशन प्ले स्टोर पर भी है, ऐप स्टोर पर भी है, और लैपटॉप डेस्कटॉप पर भी आप आसानी से इसको रन कर सकते हैं। सब अच्छे से आपको समझ में आएगा। ओके, तो देर न करें, कोर्स को ज्वाइन करें, और काफ़ी कंटेंट है जो आपको देखने को मिलेगा, समझने को मिलेगा। ठीक, कोई क्वेरीज हो तो क्वेरीज आप हमसे इस मोबाइल नंबर पे आप व्हाट्सअप कर सकते हैं। हम आपको जब समय होगा आपको ज़रूर रिप्लाई करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो ये चीज़ें हैं, इसको अच्छे से देखिए, पढ़िए और इस चीज़ का अवसर उठाइए। ठीक है, सेंट्रल यूनिवर्सिटी के नाम से आपका प्लेलिस्ट है, उसको ज़रूर देखिए, क्योंकि इसमें पूरे जितने भी और रिमेनिंग टॉपिक हैं सभी के आपके इंट्रोडक्शन आपको यहाँ पे अवेलेबल करा दिए गए। ओके, तो होप सारी चीज़ें आपने अच्छे से समझ लिया है। कोई कन्फ्यूजन हो तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, नहीं जो नंबर बताए हैं वहाँ पे आप भी पूछ सकते हैं। मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए खुश रहिए, मस्त रहिए, अपने फोकस के प्रति व्यस्त रहिए। जय हिंद, जय भारत।